हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश धनगर। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी के अंतर्गत कौन कौन से भाग होते हैं, मतलब कि जीएसटी को किस प्रकार से बांटा गया है ना। इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था, एक होता है सीजीएसटी और दूसरा होता है एसजीएसटी। इसके अतिरिक्त एक और रहता है, वो है आईजीएसटी। ठीक है। और साथ ही मैंने आप लोगों को बताया था कि क्षतिपूर्ति अधिनियम क्या है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जीएसटी के अंतर्गत एक बात ये कही जाती है कि जिस समय जीएसटी लागू हुआ तो अधिकतर लोगों के मध्य व्यापारियों का ये कहना था कि जीएसटी आने के कारण वस्तुओं के मूल्य में बहुत ही ज्यादा वृद्धि हो गई है, वस्तु महंगे हो गए हैं, सामान हमको महंगा दर पे खरीदी करना पड़ रहा है, इसलिए आपको महंगी दर पे बेच रहे हैं। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जीएसटी के आने के बाद ऐसा नहीं है कि एकदम से कीमतें बढ़ गई है, बल्कि कुछ चीजों की कीमतें बहुत ही कम हुई हैं। जीएसटी के आने के बाद कर पर कर के चलन का अंत हुआ है ना। कर पे कर का चलन आप लोगों को बताता हूँ क्या होता है। जैसे जीएसटी लागू होने से पहले हमारे देश में विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते थे। जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क था, है ना, राज्य के अंदर वैट लगता था, मूल्य संवर्धित कर लगता था। तो इनसे क्या होता था, वस्तु के ऊपर जो है वस्तु के मूल्य में वृद्धि होते जाती थी। जैसे एक उत्पादक वस्तु बनाता था तो वस्तु के निर्माण पर उसको उत्पाद शुल्क चुकाना पड़ता था। उत्पाद शुल्क जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 रुपए का कोई सामान है ना, उसकी कीमत है 10,000, बनाने की लागत 10,000 आई। उसमें क्या होता था, उस पर अगर उसको 10% की दर से उत्पाद शुल्क चुकाना होता था तो 10% की दर से उत्पाद शुल्क हो गया उस पर 1,000। तो वस्तु की कीमत अब कितनी हो जाती थी, 11,000 रुपए, है ना। 1,000 जोड़ने के बाद अब वो वस्तु एक थोक विक्रेता लेकर ले गया निर्माता के पास से। अब थोक विक्रेता क्या कर रहा है, उसको जब सामान बेचने के लिए उसने ले गया तो उसको उस पर फिर से कर चुकाना पड़ा, विक्रय कर। अगर वो वस्तु बेच रहा है तो उस पर उसको कर देना पड़ता था। तो कर देने के कारण उसको फिर से उसी राशि पर 1,000 रुपए की जो राशि होती थी उस पर कर नहीं देना पड़ता था, बल्कि उसने 11,000 में वस्तु क्रय किया था, है ना, टैक्स से सहित, उत्पाद शुल्क सहित। अब उसके बाद उसने उसमें और कुछ अपना लाभ का हिस्सा जोड़ा होगा। लाभ का हिस्सा जोड़ने के बाद मान लेते हैं उस वस्तु का मूल्य हो जाता है 12,000 रुपए, 1,000 लाभ जोड़ने के पश्चात। तो अब वो वस्तु उसने 12,000 में बेचा, तो 12,000 रुपए में वस्तु बेचने के कारण उसको अब 12,000 रुपए के ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा, है ना। तो 12,000 रुपए के ऊपर अगर वो टैक्स का भुगतान करता है तो देखिए 12,000 में 10,000 तो वस्तु की मूल कीमत हो गई, 1,000 रुपए इसने अपना लाभ जोड़ दिया। लेकिन वो 1,000 रुपए है जो और है वो कर के रूप में था, उत्पाद शुल्क के रूप में। तो उस 1,000 रुपए उत्पाद शुल्क की राशि पर फिर से कर लगता था। तो यही है कर के ऊपर कर, है ना। जीएसटी के आने से कर के ऊपर कर का चलन खत्म हुआ है। जीएसटी में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से जाना जाता है ना। जब जीएसटी पढ़ते हैं तो आईटीसी की छूट पढ़ी जाती है। आईटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे एक उत्पादक ने वस्तु का निर्माण किया, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, उसने 10,000 रुपए कीमत की वस्तु बनाई, उसने उस पर 10% की दर से अब क्या चुकाया, उत्पाद शुल्क नहीं चुकाया, बल्कि क्या चुकाया उसने, जीएसटी, है ना। जीएसटी का भुगतान किया निर्माण पर, जीएसटी भुगतान किया किस पर, उसने जो सामान कच्चा माल खरीदा उस पर किया होगा ना। तो मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि 10,000 रुपए के सामान पर उसने 10% की दर से जीएसटी का भुगतान किया। अब वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 11,000 रुपए। तो 11,000 में 10,000 वस्तु का मूल्य है और 1,000 रुपए उस पर टैक्स है। तो जब उसको थोक व्यापारी के पास वस्तु पहुंचती है तो जब उस पर वो क्या करता है, अपना 1,000 रुपए का लाभ जोड़ता है, तो उसकी कीमत, अब वस्तु की कीमत कितनी हो जाती है, टोटल 12,000 रुपए। तो 12,000 में 10,000 वस्तु की मूल कीमत है और 1,000 रुपए थोक विक्रेता का लाभ, उस पर जीएसटी जुड़ेगा, है ना। तो थोक विक्रेता जब वस्तु को अन्य फुटकर व्यापारियों को बेचता है तो क्या होता है, वो उस पर टैक्स चुकाता है। तो वस्तु की कीमत अब 12,000 रुपए है, तो वो 12,000 रुपए पर टैक्स नहीं चुकाएगा, बल्कि वो उसमें से 1,000 रुपए जो टैक्स का ही था, जीएसटी की राशि, उसकी उसको छूट मिलती है ना। उसको 1,000 रुपए की छूट मिलेगी। 1,000 रुपया जो पहले से जीएसटी का भुगतान उत्पादक ने किया था वो माइनस हो जाएगा। माइनस करने के बाद अब 11,000 रुपए जो बच रहा है, उस 11,000 रुपए पर वो 10% की दर से
जीएसटी का भुगतान करेगा। तो इस प्रकार से उसको जीएसटी में क्या हुआ, जो टैक्स की राशि थी उसकी छूट मिली, है ना। इसी को इनपुट टैक्स क्रेडिट ये कहा गया है ना। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में कर के ऊपर कर का चलन खत्म हो गया और कर के ऊपर फिर से कर नहीं लगता, बल्कि वस्तु की वास्तविक लागत के ऊपर ही कर का भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग जीएसटी की गणना कैसे की जाती है ना। जीएसटी की गणना के लिए बताया गया है कि जीएसटी की गणना वस्तु के समव्यवहार मूल्य पर की जाती है। समव्यवहार मूल्य मतलब वस्तु का जो विक्रय मूल्य होता है वो, है ना। पूर्ति मूल्य भी बोलते हैं उसको। समव्यवहार मूल्य का आशय पूर्ति मूल्य भी होता है। तो पूर्ति मूल्य होता क्या है, वस्तु का वह मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु ग्राहक के पास या अंतिम उपभोक्ता के पास पहुंचती है ना। या अंतिम उपभोक्ता नहीं बोलेंगे तो इसको प्रापक बोल सकते हैं। जो वस्तु को प्राप्त करता है उसके पास वस्तु जिस कीमत पर पहुंचती है वही पूर्ति मूल्य होता है। ठीक है, तो पूर्ति मूल्य में क्या क्या शामिल होता है देखते हैं। पूर्ति मूल्य में शामिल होता है वस्तु का वास्तविक मूल्य। ठीक है, वास्तविक चुकता मूल्य मतलब वस्तु को खरीदने में कितने रुपया या वस्तु को बनाने में कितने रुपए का खर्च आया, लागत आई। उसमें जोड़ा जाता है जीएसटी के अतिरिक्त अन्य कोई कर अगर लगा है तो, है ना। जीएसटी के अतिरिक्त अगर कोई और कर का भुगतान किया गया है तो वो भी उसमें जुड़ता है। उसके अलावा पूर्ति के संबंध में अगर प्राप्तकर्ता कोई भुगतान करता है ना, प्राप्तकर्ता के द्वारा और कोई व्यक्ति या उसके द्वारा निर्धारित कोई व्यक्ति और कोई भुगतान करता है, जैसे कमीशन दलाली वगैरह देता है, तो वो उसमें जुड़ता है। ठीक है, उसके अलावा अगर देरी से भुगतान प्राप्त होता है, वस्तु को पहुंचाने के बाद उसके मूल्य का अगर भुगतान देरी से किया जाता है, तो देरी होने के कारण अगर कोई ब्याज की राशि है या कोई विलंब शुल्क या कोई अर्थदंड दिया जाता है तो वो भी उसमें जुड़ता है। साथ ही साथ अगर वस्तु के निर्माण के समय कोई आर्थिक सहायता मतलब कि सब्सिडी दी गई है, जैसे सरकार के द्वारा अगर सब्सिडी दी गई है, तो सरकार के द्वारा अगर सब्सिडी दी जाती है वस्तु के निर्माण के समय, तो उसको वस्तु के कर योग्य मूल्य में शामिल नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि वो सरकारी अनुदान कहलाता है, सरकार के द्वारा प्राप्त सब्सिडी। लेकिन अगर यहाँ पर सरकार के अतिरिक्त और कोई दूसरा व्यक्ति या कोई निजी संस्था अगर आर्थिक सहायता प्रदान करती है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, उस आर्थिक सहायता के कारण वस्तु के मूल्य में कमी हो रही है, उसको वस्तु का समव्यवहार मूल्य नहीं मानेंगे या पूर्ति मूल्य नहीं मानेंगे, बल्कि उस आर्थिक सहायता सहित जो वस्तु का वास्तविक मूल्य है उसको ही क्या मानेंगे, वस्तु का समव्यवहार मूल्य, और उस पर ही जीएसटी की गणना की जाएगी। तो देखते हैं वस्तु के पूर्ति मूल्य में और क्या क्या मदें शामिल की जाती है ना। तो इसमें शामिल की जाने वाली मदों में सबसे पहले है डिजाइनिंग एवं इंजीनियरिंग व्यय। तो किसी भी वस्तु का जब निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हमको उसकी डिजाइन तैयार करनी पड़ती है। तो डिजाइन तैयार करने के लिए इंजीनियरों के द्वारा जो डिजाइन बनवाया जाता है उस पर अगर कोई व्यय होता है तो वो उसमें जुड़ता है। उसके अतिरिक्त पैकिंग व्यय, है ना, सेकंड पॉइंट है पैकिंग व्यय। पैकिंग व्यय के अंतर्गत ऐसे पैकिंग जो सामान के साथ ही ग्राहक तक पहुंचते हैं और वापस नहीं आते, है ना। जैसे किसी कार्टून में या किसी पॉलीथीन में वस्तु को पैक किए हैं और वो वापस नहीं आता, ग्राहक उसको यूज करने के बाद या तो फेंक देता है या और कोई भी उपयोग करता है, लेकिन उसको वापस नहीं करता है, तो ऐसे पैकिंग व्यय वस्तु के कर योग्य मूल्य में जुड़ेंगे। लेकिन अगर ऐसी पैकिंग है जो वापस कंपनी के पास आ सकती है, तो ऐसे पैकिंग व्यय को वस्तु के मूल्य में नहीं जोड़ा जाता है ना। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल, पहले कांच की बोतलों में कोल्ड ड्रिंक आता था, तो क्या होता था, हम जब कोल्ड ड्रिंक खरीदते थे तो कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद कोल्ड ड्रिंक की बोतल वापस कर देते थे दुकानदार को। वो बोतल धीरे धीरे करके आगे पहुंचते पहुंचते उपभोक्ता तक, उत्पादक तक फिर से पहुंच जाती थी। तो अगर ऐसी कोई पैकिंग रहेगी जो वापसी योग्य होगी तो उसको वस्तु के मूल्य में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, पैकिंग व्यय के अंतर्गत सभी प्रकार की पैकिंग आएगी, चाहे वो वस्तु को पैक करने के समय प्राथमिक पैकिंग हो, है ना, वस्तु को एक बड़े डिब्बे में पैक करने के दौरान बड़ी पैकिंग हो, या वस्तु को लाने ले जाने के लिए एक बड़े कार्टून में अगर उसको पैक करते हैं तो वो। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट है बीमा एवं भाड़ा। वस्तु को आगे पहुंचाते हैं दुकानदार तक या फुटकर व्यापारी तक या उपभोक्ता तक, तो बीच में अगर वो टूट फूट होता है इसके लिए उस पर बीमा करते हैं उसका, और कोई खर्च करते हैं ना पहुंचाने के लिए मजदूरों को जो भाड़ा दिया जाता है वो, या गाड़ियों का भाड़ा, वो भी उसमें जुड़ता है। उसके अतिरिक्त माल का तुलाई लदान या ढुलाई चार्ज, ये भी उसमें जुड़ता है। फिर है
विलंबित भुगतान, जैसे कि पहले आप लोगों को बताया था, लेट से अगर कोई पैसा चुकाता है ना, देरी से भुगतान करता है तो उस पर जो व्यय होता है वो विलंब शुल्क। साथ ही प्रत्यक्ष रूप से कोई आर्थिक सहायता जो अगर निजी तौर पे दिया गया है तब, या फिर गारंटी, विक्रय उपरांत गारंटी सेवा, है ना। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने सामान खरीद लिया, 10,000 रुपए का सामान खरीद लिए, अगर उस पर कोई गारंटी दी है, सामान बिगड़ जाए तो हम जाके फ्री में बनवा कर आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम सामान फ्री में वापस बनवा कर नहीं आते हैं, बल्कि हम जब सामान खरीदते हैं तो उस मूल्य में वस्तु के बाद में गारंटी पर मरम्मत की जो खर्च होती है वो जुड़ी रहती है ना। चाहे आप मरम्मत कराओ चाहे ना कराओ, आपको वो पैसा पहले से भुगतान करना ही पड़ता है। आपकी किस्मत अच्छी रहेगी तो आपको मरम्मत का मौका मिलेगा, नहीं तो क्या होगा, आपकी सामान बिना मरम्मत के ही आप उसका भुगतान करोगे और सामान का उपयोग करोगे। फिर उसमें एक चीज और बोला है लास्ट में, स्थापना व्यय। स्थापना व्यय भी बस सामान के, वस्तु के कर योग्य मूल्य में शामिल किया जाता है। फिर लास्ट में देखते हैं, ये तो हो गई वस्तु के मूल्य में जुड़ने वाली मदें, है ना। अब वस्तु के मूल्य में जो मदें घटाई जाती हैं वो, तो विभिन्न प्रकार की जो कटौती रहती है उसको वस्तु के समव्यवहार मूल्य में घटाया जाता है ना। ये कटौती दो प्रकार की होती है। पहला होता है जो वस्तु के या तो क्रय विक्रय के समय, है ना, उसकी पूर्ति के समय या पूर्ति के पहले कटौती दी गई है। जैसे व्यापारिक छूट वगैरह दी जाती है कि ये 10,000 रुपए का सामान खरीद रहे हैं तो 1,000 रुपए की छूट, ऐसा कोई छूट देता है तो वस्तु के मूल्य में वो माइनस होगा। ठीक है, माइनस होगा, उसमें वस्तु की कीमत 9,000 मानी जाएगी और 9,000 रुपए के ऊपर जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा कटौती मिलता है विक्रय के पश्चात या पूर्ति के पश्चात जिसे कहेंगे वो कटौती। तो पूर्ति के पश्चात की कटौती कौन सी होगी, जैसे हम सामान बेच दिए, हमको पैसा नहीं मिल पा रहा है तो हम बोलते हैं ठीक है भाई 10,000 में से 500 रुपए छोड़ देना, बाकी का पैसा भुगतान कर देना, है ना, जिसको नगद छूट भी बोलते हैं। कॉमर्स की भाषा में नगद छूट, ठीक है, व्यापार की भाषा में नगद छूट की भी कटौती यहाँ पर जीएसटी के अंतर्गत मिलती है। वस्तु का मूल्य अगर नगद छूट दिया गया तो वस्तु का मूल्य उसमें से घटा देते हैं, माइनस हो जाता है और उस राशि पर जीएसटी प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये थी जीएसटी की गणना के संबंध में नियम, मतलब कौन कौन सी वस्तुएं उसमें जुड़ती, कौन कौन सी घटाई जाती है। तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो आगे और भी आते रहेंगे, है ना, आपकी क्लास से जुड़े हुए, या तो इस सब्जेक्ट के या दूसरे सब्जेक्ट के। तो आप लोग जो हमारे कॉलेज की वेबसाइट है ना, वीरांगना अवंतीबाई शासकीय महाविद्यालय, ठीक है, VABCGC, इस वेबसाइट पे यूट्यूब चैनल है, उस पर सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो और लेक्चर देखते रहें। ठीक है, थैंक यू।